This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। यह कहानी ऐसे शख्स की है जो अपनी ही पत्नी की हत्या करने के बाद 15 सालों तक पुलिस से छुपा रहा। और हत्या भी क्यों? क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना था। और जब पुलिस ने पकड़ा तो उसका सिर्फ एक ही सवाल था जो वो बार बार पूछता रहा कि वो पकड़ा कैसे गया। तो आइए शुरू करते हैं। 23 अक्टूबर 2018 ओरेकल कस्टमर केयर ऑफिस बेंगलोर में, जो कि 7 मंजिला इमारत थी। रात के करीब 11:45 बज रहे थे। तमाम स्टाफ नाइट शिफ्ट में वहां मौजूद था। इसी दौरान इस ऑफिस का प्यून ऑफिस में बैठे एक एम्प्लॉय के पास जाता है और कहता है, आपसे मिलने 2 विजिटर आए हैं। एम्प्लॉय को लगा शायद मेरे कोई दोस्त होंगे। वो नीचे आता है। वेटिंग रूम में जहां वो 2 लोग बैठे थे वो दिखने में लंबे चौड़े और अच्छी कद काठी के लग रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति उसके पास आता है। एम्प्लॉय के मन में सवाल कि आप लोग कौन हैं? और इस ओरेकल एम्प्लॉय के सामने हाथ बढ़ाते हुए सिर्फ 2 शब्द कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। हाथ आगे बढ़ा हुआ है, जुबान पे नाम तरुण। यह नाम सुनते ही सामने वाले की हवाइयां उड़ने लगती हैं, क्योंकि ये नाम उसने 15 साल बाद सुना था। 15 साल तक ये नाम उसने किसी की जुबान से नहीं सुना था। इन 15 सालों में उसका नाम, उसकी पहचान सिर्फ एक ही नाम से थी और वो थी प्रवीण भटेले। उसके सारे ऑफिस एम्प्लॉय, उसकी अपनी पत्नी, दोनों बच्चे, दोस्त, पड़ोसी सभी यही जानते थे कि इस व्यक्ति का नाम प्रवीण भटेले है। लेकिन 23 अक्टूबर 2018 की रात लगभग 11:45 में 2 मेहमान आना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जब वह व्यक्ति प्रवीण भटेले की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, हेलो मिस्टर तरुण, तो हड़बड़ाहट या कहें दहशत में वो भी अपना हाथ बढ़ाता है और दोनों के हाथ जब मिलते हैं तो वह व्यक्ति प्रवीण के हाथ की उंगलियों को टटोलने लगता है। वो उस हाथ में वह उंगली ढूंढ रहा था जिसमें रिंग पहनते हैं और वो उंगली उसकी टूटी हुई थी। जैसे ही सामने वाले को वह उंगली मिल जाती है तो उसे यकीन हो जाता है कि यही तरुण है। उसके बाद वो आदमी कहता है, चलिए तरुण साहब, खेल खत्म, वापस अहमदाबाद चलते हैं। उसके बाद तीनों बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं और पुलिस वैन में अहमदाबाद की ओर निकल जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कॉल सेंटर में काम करने वाले शख्स को रात 11:45 में 2 लोगों ने उठाया, साथ ले गए, नाम पुकारा। इन सब के पीछे वजह क्या थी? तो जवाब ये है, दरअसल वो दोनों पुलिस वाले थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से बेंगलोर आए थे और इसी शख्स की तलाश में आए थे और उसे लेकर अहमदाबाद पहुंच गए। और तारीख थी 24 अक्टूबर 2018। आइए अब 2018 से 15 साल पीछे चलते हैं। 14 फरवरी 2003 वैलेंटाइन डे। अहमदाबाद में हस्बैंड वाइफ रहते थे। उनमें से एक का नाम तरुण जिनराज और उनकी पत्नी का नाम था सजनी। तरुण और सजनी की शादी सिर्फ 3 महीने पहले ही हुई थी, दिसंबर 2002 में। और अब तारीख थी 14 फरवरी 2003। सजनी अहमदाबाद के ही एक बैंक में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी और तरुण जिनराज अहमदाबाद के एक स्कूल में फिजिकल ट्रेनर था और वॉलीबॉल का टीचर भी। ये दोनों बेसिकली केरला के रहने वाले थे। फिर सजनी का परिवार नौकरी की तलाश में केरला से अहमदाबाद शिफ्ट हो जाता है। तरुण का परिवार भी पहले केरल में था, फिर मध्य प्रदेश में रहा। उसके फादर मध्य प्रदेश में पीटी टीचर थे। एक भाई की नौकरी अहमदाबाद में लगी और तरुण भी अहमदाबाद आ गया और यहीं के स्कूल में वो भी वॉलीबॉल का कोच बन गया। इसके बाद केरल के कुछ लोगों के जरिए इन दोनों का रिश्ता तय होता है और शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था। शादी के बाद तरुण सजनी के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था। जब तरुण वॉलीबॉल के मैच के कारण शहर से बाहर जाता तो सजनी को कहता कि तुम भी मेरी गैर हाजिरी में घर में मत रहना, अपने मायके चली जाया करना। सजनी आखिरी बार अपने घर 5 फरवरी को गई थी और वापस आ गई। घर से निकलते वक्त सजनी अपने पिता से कहती है, मुझे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, कुछ पैसे चाहिए। तो पिता को बड़ा अजीब लगा कि पेट्रोल के लिए इसके पास पैसे नहीं हैं। फिर भी उन्होंने पूछा कि तुम्हें दामाद जी ठीक से तो रख रहे हैं? तो वो खामोश थी। फिर उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद वो चली गई। वो उनकी आखिरी मुलाकात थी। 14 फरवरी 2003 वैलेंटाइन डे की शाम करीब 7:30 बज रहे थे। सजनी की अपनी बड़ी बहन से बात होती है। उसमें बिल्कुल नॉर्मल हालचाल पूछकर 10-15 मिनट के बाद कॉल डिस्कनेक्ट किया जाता है। इसके 2 घंटे बाद अचानक सजनी के घर पर तरुण का फोन आता है और कहता है कि आप फौरन हॉस्पिटल आइए, सजनी की हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर घर वाले बदहवास दौड़ते भागते फौरन आते हैं। तब तक पता चलता है कि सजनी की मौत हो चुकी है। तरुण बैठे बेतहाशा रो रहा है। पुलिस आती है और
मौके पर देखती है सजनी को उसी के दुपट्टे से गला घोटकर कत्ल किया गया था। घर के सामान बिखरे हुए थे, कुछ ज्वेलरी गायब थी। पुलिस को लगा लूटपाट का मामला है। तरुण ने भी कहा, मैं सजनी को हमेशा कहता था एहतियात बरतो, शायद किसी लुटेरे ने सजनी को मार दिया। अगले दिन सजनी का पोस्टमार्टम होता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, पर तरुण की ऐसी हालत नहीं थी कि वो अंतिम संस्कार कर सके, तो उसकी जगह उसके बड़े भाई मुखाग्नि देते हैं और इसी दौरान तरुण की हालत सदमे में बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसी 15 फेब को ही उसे एडमिट कर दिया जाता है और पुलिस अपनी तैयारी में जुट जाती है। लेकिन अचानक 2 दिन बाद 16 फरवरी 2003 की शाम को तरुण के बड़े भाई का पुलिस को फोन जाता है और वो कहता है कि तरुण हॉस्पिटल से गायब हो गया है। पुलिस को तरुण पर पहले से संदेह था कि इस तरह घर में कत्ल कैसे हो सकता है और तरुण लगातार बयान भी बदल रहा था। उसके बाद वह रो भी रहा था और हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गया। अब पुलिस पर मीडिया और घर वालों का प्रेशर बढ़ने लगा। यदि तरुण पर पहले से शक था तो उस पर निगरानी रखनी थी, पर यहाँ पुलिस की लापरवाही बताई गई। पुलिस ने अपने तरीके से छानबीन शुरू कर दी। तरुण के घर वालों से भी सख्ती से पूछताछ की गई। कुछ दिनों तक उन्हें जेल में भी रखा गया। तरुण की लगातार तलाश जारी थी, पर वह कहीं नहीं मिला। ऐसे ही समय बीतता गया। सजनी के कत्ल के बाद उसका आरोपी फरार था। लगभग साल 2006 में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। उनसे सजनी के घर वालों ने मदद की गुहार लगाई। सीएम ऑफिस से पुलिस डिपार्टमेंट को मैसेज गया कि इस केस को आप सीरियसली लीजिए। उसके बाद एक टीम बनाई गई और 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। इसी बीच छानबीन जारी रही। पता चला कि शादी के बाद तरुण सजनी को तंग करता था और शादी से पहले तरुण का किसी लड़की के साथ अफेयर था और वो उससे शादी भी करना चाहता था। फिर पुलिस उस लड़की तक पहुंची। उस लड़की ने पुलिस को बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने उसे कॉल किया था और कह रहा था चलो हम शादी कर लेते हैं। लड़की ने बताया तब तक सजनी की मौत की खबर उस तक पहुंच चुकी थी, तो उसने कहा कि मैं एक कातिल के साथ शादी नहीं करूंगी और मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। पुलिस की जांच में लड़की का बयान सच पाया गया। तो अब यही कहानी बनी कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। मोटिव क्लियर था। पुलिस सारे घर वालों के फोन सर्वेलेंस में डाल चुकी थी। समय बीतता गया। साल 2009 आते आते तरुण के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तब यह बात सामने आई कि 2009 में ही जब तरुण के माता पिता केरल गए थे तो तरुण उनसे मिला था। लगभग 6 साल के बाद उसे देख तरुण के माता पिता की हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा यदि तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तब यह बात सामने आई कि तरुण के जाने के 1 दिन बाद उसके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा इस केस की तफ्तीश चलती रही। दिन महीनों और महीनों सालों में बदल गए। 2003 से अब 2016 आ गया था। इसी साल एक पुलिस ऑफिसर ने केस को खंगाला और अपडेट लिए तो पता चला कि पिता की मृत्यु हो गई है। माता मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। उस ऑफिसर ने उसी लड़की से संपर्क किया जो तरुण की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। उसने बताया कि तरुण से बातचीत तो नहीं हुई है, पर मेरे कुछ दोस्तों ने तरुण या उससे कुछ मिलते जुलते व्यक्ति को दिल्ली के एक मॉल में देखा था। पुलिस ने एक टीम बनाकर दिल्ली के मॉल और जगहों पर जांच की, पर कुछ नहीं मिला। फिर पता चला कि उस समय तरुण की मां भी दिल्ली में थी, पर कुछ हाथ नहीं लगा। 2016 के इस क्लू के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया था कि तरुण जिंदा है। उसने सुसाइड नहीं किया है, ना ही कहीं भागा है, बल्कि देश में ही है। इसी बीच उसे कई राज्यों में देखने की बात सामने आई। कभी गुजरात, कभी मध्य प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, कभी बेंगलोर में तो कभी केरल में। पुलिस ने 5 राज्यों में जितने भी उसके दोस्त या रिश्तेदार सभी को मिलाकर करीब 4000 फोन नंबर्स की जांच की कि कहीं उसका कोई क्लू मिल जाए, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। अब पुलिस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उसकी मां अब बुजुर्ग हो गई है और वो कुछ लोगों से भी बात किया करती थी जो रिश्तेदारी थे। तरुण की मां एक रिटायर नर्स थी। इनकी फोन की हर कॉल को सुना जाता था। इनका नंबर सर्विलांस में तो था ही। तभी तरुण की मां की फोन पर एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आती है। पुलिस हर नंबर को क्रॉस चेक करती थी। ये नंबर बेंगलोर का था और पहली बार किसी लैंडलाइन नंबर से उनको कॉल गया था। नंबर की जांच करने पर पता चला ये ओरेकल कस्टमर केयर का नंबर है। अब यहाँ पर पुलिस के सामने सवाल कि तरुण की मां को ओरेकल कस्टमर केयर से क्या काम। बस फिर क्या था, तुरंत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से एक टीम बनाई गई और अहमदाबाद से बेंगलोर के लिए निकल गई। दिन था 22 अक्टूबर 2018। बेंगलोर पहुंचते ही वहां की लोकल पुलिस से संपर्क किया गया और उनके द्वारा ओरेकल कस्टमर केयर के एचआर डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज की लिस्ट मंगाई गई। उस लिस्ट में तरुण जिनराज का नाम तो नहीं था, पर एक नाम ऐसा सामने आया जिससे पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और वो नाम था प्रवीण भटेले। अब पुलिस को लगा ये नाम उन्होंने कहीं सुना है। पुलिस को याद आया कि तरुण की मां के द्वारा किए गए कॉल्स में यह भी उन नामों में से एक था। तरुण की मां और प्रवीण की वाइफ निशा दोनों की लगातार बातें हुआ करती थी।
पुलिस ने जब प्रवीण और निशा की हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि यह दोनों सोशल मीडिया पर कहीं है ही नहीं, और पता चला कि इनके 2 बच्चे भी हैं। प्रवीण, निशा और तरुण की मां की बातों का रिकॉर्ड निकलवाया गया। तब पुलिस को लगा कहीं प्रवीण ही तो तरुण जिनराज नहीं है, क्योंकि यहाँ कनेक्शन एक ही था कि वह तरुण की मां से क्यों बात कर रहा था। पुलिस को लगा कि और कैसे पुख्ता किया जाए कि ये वही तरुण जिनराज है। पुलिस को इसकी हिस्ट्री मालूम थी कि जब तरुण कोच था तो एक मैच के दौरान उसकी रिंग फिंगर टूट गई थी और वो सामान्य उंगलियों से मुड़ी हुई थी। पुलिस ने प्लान बनाया। अगले दिन 23 अक्टूबर 2018 को पुलिस उसी ओरेकल बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर तफ्तीश देती है। प्यून द्वारा उसे वेटिंग हॉल तक बुलाया गया। प्रवीण से जैसे ही पुलिस ने हैंडशेक किया और कहा हेलो मिस्टर तरुण और उंगलियां टटोली गई तो यह शक यकीन में बदल गया और कहा चलिए तरुण साहब, खेल खत्म, और उसे तुरंत अहमदाबाद ले जाया गया। एक लैंडलाइन नंबर की वजह से भेद खुला। दूसरा ये कि माँ और बेटे ऐसे बातचीत किया करते थे। यदि ये लैंडलाइन नंबर ना होता तो क्या होता? बाद में बात सामने आई तो पता चला कि तरुण ने उस दिन कोशिश की पर मोबाइल से बात ना हो पाई और मां से बात करना जरूरी था, इसलिए उसने लापरवाही के चलते लैंडलाइन से कॉल कर बैठा, जो कि उसके ऑफिस का ही था। पुलिस तरुण को अहमदाबाद लाने के बाद उसका कन्फेशन लेती है तो वो कहता है कि हाँ, मैंने ही सजनी का कत्ल किया है क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि मैं कातिल हो चुका था। उसने बोला कि कत्ल करने के बाद मैं 16 तारीख को ही दिल्ली आया था। दिल्ली में कुछ दिन रहा। 20 तारीख तक मुझे यहाँ कॉल सेंटर में जॉब भी लग गई थी। कुछ समय बाद यहाँ से वो पुणे चला गया। वहाँ निशा नाम की लड़की से मुलाकात हुई। उसने निशा को बताया कि मैं अनाथ हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। इस बात से उनमें दोस्ती हुई। फिर प्यार के बाद उनकी शादी हो गई। कुछ साल पुणे में रहने के बाद ये लोग 2009 से 2010 में बेंगलोर शिफ्ट हो गए। बेंगलोर में तरुण ने ओरेकल में जॉब शुरू कर दी। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। तरुण की पत्नी निशा को अब तक यही पता था कि इसका नाम प्रवीण भटेले है। इतना सब कुछ होने के बाद एक सवाल का उत्तर अब तक नहीं था कि तरुण जिनराज प्रवीण भटेले कैसे बना, ये उसने किसका नाम चुराया है। तो जवाब यह है, मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेज में इसका दोस्त हुआ करता था और उस दोस्त का नाम था प्रवीण भटेले। प्रवीण भटेले उस समय भोपाल मध्य प्रदेश में था, जो कोचिंग सेंटर चलाया करता था। उसके साथ कुछ दिन रहने के बाद उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इन तीनों को उसने स्कैन कर अपने पास रख लिया, या यूं कहें कि बिना बताए उससे चुरा लिया। बताया गया कि ओरेकल में कार्यरत होने के पश्चात इन्हीं आईडीज का उपयोग करके वह 3 बार अमेरिका यूएसए भी हो आया था। तो उसको सजा मिलना चाहिए, कठिन से कठिन सजा मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से फांसी तो मिलना चाहिए। इतनी दुख हमने सहन किया है। उसको पकड़ा सजन को, वो टाइम में मेरे को बहुत संतोष, रोने को लगा। मैं कितने साल से अंदर अपने को ये निधि मिला है ना, इसलिए तो बहुत खुश है। यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि हाँ तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।